Hello everyone. Good morning. इन द लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा कि हम लोग रजिस्टर कैसे करते हैं इनकम टैक्स साइट पे www.incometaxefiling.com पे कैसे साइट पे रजिस्टर कैसे करते हैं। उसके बाद अब जैसे ही वो साइट पे जाओगे, हम लोग ने देखा था कि राइट हैंड साइड पे लॉगिन का था, रजिस्टर का था एंड फॉरगेट पासवर्ड का रीसेट करने का था। जस्ट उसके नीचे अगर आप देखोगे ना लेफ्ट राइट साइड पे ही, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी का प्रिपरेशन। तो हम लोग को ऑफलाइन यूटिलिटी प्रिपरेशन में जाने के बाद ये ITR 1 का ये जो फॉर्म है, ITR 1 का एक्सेल फॉर्म हम लोग को डाउनलोड करना था, जो हम लोग ने किया था लास्ट लेक्चर में। हम लोग ने यहाँ पे उसका जो हमारा क्लाइंट है दैट इज अंकित संदीप दोषी, ये जो हम लोग का क्लाइंट है, जो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था इसका नाम डालने के बाद हम लोग ने इसका पैन नंबर डाला था, ये उसका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर डाला था। जो जो रेड रेड है दैट इज कंपलसरी एसेंशियल है, आपको डालना ही पड़ेगा वो सब चीज़ें। उसके बाद ये फ्लैट नंबर्स वगैरह जो एड्रेस है आपका एड लोकल जो भी है वो डालने के बाद पूरा डिटेल डाला हम लोग ने। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे था, अभी यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक हम लोग ने डाला था, डेट ऑफ बर्थ डाला, स्टेट महाराष्ट्र लिया, कंट्री इंडिया लिया, लाइक जो भी है, एंड पिन कोड मैंने मुंबई का डाला है। एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, मैं यहाँ पे जैसे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट एम्प्लॉयड हो या किसी और काम कर रहे हो, यहाँ पे हर कंपनी का आपको डिटेल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे अदर्स डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो जो जो ग्रीन बॉक्स में है, ग्रीन सेल है, लाइक वो आपको फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। क्या आप 139(1) के 7th प्रोविजन में आ रहे हो क्या? नॉर्मल यहाँ पे 7th प्रोविजन मतलब क्या वो पूछ रहा है, क्या क्या आपने 1 करोड़ के ऊपर इनकम है क्या आपका, या आपका एक्सपेंडिचर 2 लाख के आसपास हुआ है क्या, बाहर की तरफ गाँव मतलब फॉरेन कंट्री की तरफ घूमने गए हो क्या आप लोग, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कुछ 1 लाख के ऊपर ज्यादा आया है क्या। मतलब ये सब 7th प्रोविजन में आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सैलरी एम्प्लॉयड है, क्योंकि हम लोग को मालूम है ITR 1 में 50 लाख के ऊपर हम लोग डाल नहीं सकते। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग को नो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अब 7th प्रोविजन में नहीं आ रही हूँ। 7th प्रोविजन मतलब वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने बैंक में 1 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर हुआ है और आपने डिपॉजिट किया है क्या उतना बैंक में, या फिर उतना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है क्या। तो अगर वो यहाँ पे मैं येस करती, ये वाले सेक्शन में अगर मैं येस करती, तो मुझे ये सब पूरा डिटेल फिल करना पड़ता कि आपने कितना रुपया डिपॉजिट किया है एंड ऑल। ओके। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस हम लोग डाल देते हैं। आफ्टर ईमेल एड्रेस के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसके बाद भी हम लोग को मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है फाइल्ड अंडर सेक्शन या फिर फाइल इन रिस्पॉन्स फॉर नोटिस अंडर सेक्शन। आप लोग ये रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हो, मतलब अंडर सेक्शन में फाइल करना है या फिर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, या फिर फाइल करने के बाद कुछ नोटिस आया है आपको, जो डिमांड वगैरह गवर्नमेंट देती है, नोटिस आता है, उसे फिल करके हम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है इफ कुछ एरर मिला तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ये वाले क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला क्लिक ही करेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अगर ये वाला किया था, 2 पॉपअप और रेडी हो गया था। बट हम लोग को अभी क्या करना है, फाइल अंडर सेक्शन ये वाला ही रखना है, और यहाँ से मुझे डेट सिलेक्ट करना है दैट इज 139(1). ये हम लोग ने ऑलरेडी डिटेल में इसका डिटेल देखा हुआ है। 139(1) क्या बोल रहा है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। मतलब अगर मैं ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूँ, उसका मतलब क्या है, मैं मेरा जो डेट है, ड्यू डेट क्या है, फॉर इंडिविजुअल 31st जुलाई, फॉर कंपनी 30th सितंबर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा,
आपको ड्यू डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि आपने 31 जुलाई के पहले ही फाइल किया है, तभी आप ये सिलेक्ट कर सकते हो ऑन और बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद यहाँ पे बिलेटेड भी था, रिवाइज भी था। बिलेटेड मतलब डेट जाने के बाद, एंड रिवाइज मतलब कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, आप रेक्टिफाई करने के लिए उसको वापस से रिटर्न फाइल करें। पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा ओरिजिनल फाइल है, फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, तो दैट इज ओरिजिनल के लिए आपको 139 सबसेक्शन 1 में जाना है, दैट इज ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, अब देखोगे जैसे ही मैंने ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट किया, ये पॉपअप क्लोज हो गया। ये चार जो बॉक्स थे, ये वाला, ये वाला, ये एंड ये रिसिप्ट नंबर, ये सब कभी आएगा जब भी आप नोटिस इशू करोगे। यहाँ से आप नोटिस पे सिलेक्ट करोगे तो ये चारों फाइल लाइक जो चारों बॉक्स है वो खुल जाएगा, तो आपको वहां पर फिलअप करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है मैक्सिमम। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ITR 1 में एक तो आपका इनकम 50 लाख से कम होना चाहिए, सैलरी इनकम होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी चलेगा लेकिन एक ही हाउस प्रॉपर्टी का होना चाहिए, एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं चलेगा। हाउस 1 में, यहाँ पे ITR 1 में आपको लॉस नहीं चलेगा, अदर इनकम रहेगा चलेगा, आप अदर इनकम सोर्स बता सकते हो। ये सब आप कहाँ से फिल करोगे? अगर फॉर एग्जांपल सर रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, अभी तो फिलहाल हम लोग मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आप रियल लाइफ की बात करो, आपके पास कोई क्लाइंट है, आप रिटर्न फाइल करते हो और आपके पास कोई क्लाइंट आया, तो ये सब डिटेल मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे कस्टमर मतलब मुझे मेरे क्लाइंट से मांगना पड़ेगा ये सब चीजें। तो ये सब चीजें मांगने से अच्छा आप उसे फॉर्म 16 ही मांग लीजिए। फॉर्म 16 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा एक प्रूफ है जहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपका सैलरी कितना था, सैलरी में अलाउंसेस कितने मिले हैं, परक्विजिट कितना मिला है, डिडक्शन कितना है, एग्जामिशन कितना है, टोटल नेट टैक्सेबल इनकम कितना है, वो पूरा डिटेल आपको वहां पे मालूम पड़ जाएगा। क्या कुछ TDS डिडक्ट हुआ है क्या आपकी सैलरी से, एक टैक्स कुछ डिडक्ट हुआ है क्या, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि दो चीजें लास्ट में से डिडक्ट करनी है, एक तो लेस करना है TDS, या तो पहले से मेरा डिडक्ट हो चुका है तो अभी मैं वापस से नहीं पे करूंगी, उसको बोलते हैं TDS लेस करना, और एक लास्ट है एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स पे ऑफ किया है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो भी डिटेल मुझे फिल करना होता है, ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज पर सेक्शन, वैल्यू ऑफ परक्विजिट वगैरह, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? फॉर्म 16। फॉर्म 16 आप बोल सकते हो कि ये आपका सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है अंडर सेक्शन 203 का होता है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपकी सैलरी से TDS डिडक्ट हुआ है या नहीं, तो फॉर्म 16 मुझे वो बताएगा। तो मुझे क्या करना है, फॉर्म 16 का डिटेल आएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयर का डिटेल होगा, एम्प्लॉय का डिटेल होगा, पेन नंबर होगा, एम्प्लॉय का पेन नंबर होगा, पूरा डिटेल होगा उसके अंदर, तो वो सब देख देख के आपको फिल करना है यहाँ। तो वहां पे आपको ग्रॉस सैलरी का अमाउंट भी दिया होगा। फॉर एग्जांपल से हम लोग अभी फिलहाल एक अमाउंट ले लेते हैं, आपको जो जो ग्रीन सेल है वही आपको फिल करने मिलेगा, दैट इज सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). अभी यहाँ पे आपको सैलरी का मतलब डालना है और सैलरी का अमाउंट कितना है आपका वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरा सैलरी जो है 50,000 पर मंथ है, दैट इज 6 लाख। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पे 6 लाख आया। क्या आपको कुछ परक्यूजिट मिल रहा है? परक्यूजिट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय योर एम्प्लॉयर। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सो ऑब्लिगेशन यहाँ पे जो है परक्यूजिट मतलब एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर आपका ऐसा कुछ पे कर रहा है क्या, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, उसको 0 रख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बोला है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। क्या आप सैलरी की जगह पे प्रॉफिट ले रहे हो क्या? मतलब समटाइम्स क्या होता है बिजनेस में, पार्टनर्स लाइक होता है या फिर नॉर्मल कोई होता है, तो वो क्या करता है, वो सैलरी तो ले ही रहा है, साथ में आपके बिजनेस का हम लोग प्रॉफिट भी आपसे लेंगे जो भी होगा उसका, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी मिलता नहीं है तो वो भी कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज अ 0 अमाउंट। ओके, जैसे हम लोग ने ये 6 लाख रुपीज मेरा एज सैलरी डाला, क्या आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहा है? तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से अलाउंसेस मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंसेस, हम लोग ने ये सब थियोरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस दिया हुआ है, या फिर अलाउंसेस या फिर परक्विजिट जो दिया हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, डेथ कम है, एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव है क्या,
और लिव एनकैशमेंट रिसीव है क्या, वैल्यू कम्यूटेड है क्या, ये सब आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अगर कुछ मिला होगा तो। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो अलावेंसेस टू मेट इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, मतलब ये हाउस रेंट अलावेंस हो गया आपका। हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस मिला, तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया 1013 ए का हाउस रेंट अलावेंस मुझे मिला है। यहाँ पे जब आप अमाउंट डालोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो तीनों का जो कैलकुलेशन है विच एवर इज लेस वाला वहां पे आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से हाउस एंड अलावेंस का कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन है, रेंट पेड माइनस रेंट 10% ऑफ योर सैलरी, वो आपको डिडक्ट करना है तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। सेकेंड, इफ यू आर इन मेट्रो सिटी 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेशन पर्पज के लिए, लेकिन अगर आप नॉन मेट्रो में है तो 40% ऑफ सैलरी हो। एंड थर्ड इज एक्चुअल रेंट रिसीव, विच एवर इज लेस, जो अमाउंट रहेगा, जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उसमें से आपको एग्जेम्पशन अमाउंट मिलने वाला है। तो जितना भी आपने, फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे हम लोग सम करते थे ना, नॉर्मल सम हम लोग ने जैसे किया था वैसे ही सम है ये, उसमें आपको फिर आप देखो कि आपको एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है, उसमें से जो एग्जेम्पशन कम होगा सबसे कम वो हम लोग आपको माइनस करने देंगे, बाकी का जो होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन अमाउंट देना है कि मेरे को एग्जेम्पशन कितना है, तो उतना आप माइनस कर सकते हो डायरेक्टली। विच एवर इज लेस वाला जो अमाउंट है वो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो माइनस। फॉर एग्जाम्पल से मैं बोल रही हूँ सबसे कम मेरा 54,000 आ रहा है, तो 54,000 मैंने माइनस कर दिया। क्या एक ही अलावेंसेस मिला है या दूसरा भी अलावेंसेस मिला है? अगर आपको लगता है कि 2 अलावेंसेस मिले या 3 अलावेंसेस मिले, यहाँ से एड ड्रॉ भी कर सकते हो आप, ये बढ़ता जाएगा। ज्यादा अलावेंसेस मिला है तब इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, हाउस रेंट अलावेंस लिया। अभी ऐसा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि और कुछ भी मिला है क्या, कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ से आप अदर्स भी ले सकते हो। क्या अदर्स है? अदर्स रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा कि अदर्स में आपने ऐसा क्या लिया है जो इसमें नहीं मिला आपको। समझ में आ रहा है? फिर ग्रेचुटी के लिए है क्या, पेंशन के लिए है क्या, ऐसे सब आपको पूछा हुआ है। पर हम लोग फिलहाल एक ही लेते हैं यहाँ पे, दैट इज हाउस रेंट अलावेंस। एक ही हम लोग को यहाँ पे अलावेंसेस मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपको ये मिला, आपको यहाँ पे नेट टैक्सेबल मिलेगा। देखो नेट टैक्सेबल सैलरी, आप योर ग्रॉस सैलरी वॉज 6 लाख, तो ग्रॉस सैलरी वॉज 6 लाख, आउट ऑफ दैट we have deducted house rent allowances amount rupees 54,000, तो 6 लाख में से 54,000 आपको यहाँ से माइनस करना है। सो नेट टैक्सेबल सैलरी यू विल गेट 5,46,000। हाउ मच? 5,46,000। उसके बाद आपको 3 डिडक्शंस देने हैं यहाँ पे। 3 डिडक्शन कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वो ऑटोमेटिक आपको 50,000 देगा ही, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस, यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रीन नहीं है, क्यों यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं है? मतलब ये आप एंटरटेनमेंट का अलाउंस आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऊपर यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट किया है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर्स सिलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट करोगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप गवर्नमेंट सिलेक्ट करोगे, मतलब हमको समझ जाएगा कि ये जो अंकित है ये कौन है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। जब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो हम आपको एंटरटेनमेंट का डिडक्शन देंगे। ये सब चीज के लिए आपको लॉ पता होना चाहिए, जो आपको थियोरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप सोचोगे यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए वो लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट यहाँ पे डालना है। मैं बोल रही हूँ मेरी सैलरी से 2,400 प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है। मैंने क्या क्या अजम्पशन लिया अभी तक, मेरा सैलरी 6,000 है, ये मैंने आपको बताया। ये सब चीजें आपको फॉर्म 16 में मिलेगा, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एज अ सैलरी सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट होता है सैलरी के लिए। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 16 मिलेगा, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन ये लिया कि मेरा सैलरी 6 लाख है, उसमें से मुझे 54,000 का तो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन मिल रहा है, वो मैंने माइनस किया। तो डिडक्शन मुझे क्या मिला, नॉर्मल नेट सैलरी मिला 5,46,000। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो फ्लैट डिडक्शन है 50,000 का, वो आपको मिलेगा ही। उसके बाद एंटरटेनमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, ये अपने को नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स मैं बोल रही हूँ कि 2,400 मेरी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मिल गया कि मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, दैट इज 4,93,600। बट हम लोग टोटल इनकम का सम कर रहे हैं,
टोटल इनकम के सम में क्या होता है, हम लोग जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इसमें बहुत 2-3 इनकम हो सकती है। मैंने आपको बताया आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है, जिसका 50 लाख से इनकम कम होगा, जिसके बाद एक घर है हाउस प्रॉपर्टी का, वहां से इनकम आ रहा है, अदर सोर्स का इनकम रहेगा तो भी चलेगा, बट कैजुअल इनकम नहीं होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर का इनकम 5 लाख से 5,000 से कम होगा तो भी चलेगा, 5,000 से कम होना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। मैं बोलती हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, या डिम्ड लेट आउट है। ये सब हम लोग ने थियोरी में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। हम लोग बोलते हैं लेट आउट है, मैंने भाड़े पे दिया हुआ है, जैसे आप भाड़े पे बोलते हो ये सब ग्रीन पॉपअप आ जाता है। मतलब अभी आपको यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू डायरेक्टली बताना पड़ेगा, मतलब वो जीएवी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे अमाउंट लेना पड़ेगा। फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, compare with standard rent whichever is lower and compare with actual rent whichever is higher। वहां से ये सब करने के बाद लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लेना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ कि ग्रॉस सैलरी का अमाउंट मुझे आया 1,20,000। जैसे आपने 1,20,000 ले लिया ना, म्युनिसिपल टैक्स आपको यहाँ से माइनस करना है। अगर आपने घर का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो मैं बोल रही हूँ मैंने 10,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, माइनस कर दो। उसके बाद मेरा एनुअल वैल्यू कितना आया 1,10,000। माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,20,000, उसमें से 10,000 मैंने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, सो आई गॉट एनुअल नेट एनुअल वैल्यू दैट इज 1,10,000। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखोगे ना 1,10,000 के बाद उसने 30% ऑफ एनएवी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। मतलब अगर आप भूल जाते हो कि आपको 30% किसका लेना है या 30% लेना भी है या नहीं, मैंने आपको बोला था ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो स्टैंडर्ड है वो आपको ऑटोमेटिक ये लोग देंगे, जैसे कि सैलरी का 50,000 ऑटोमेटिक मिलेगा, ये वाला आपको यहाँ पे इंसर्ट में आप अमाउंट डालने का भी मौका नहीं मिलेगा, आप डाल ही नहीं सकते यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे भी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 33 ऑलरेडी उसने कैलकुलेट किया है, और उसने आपको यहाँ पे 77,000 आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता दिया है। लेकिन दो चीज आपको यहाँ से एडजस्ट करनी है, दैट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल मतलब घर का इंटरेस्ट कुछ पे करना है क्या, घर अपने लोन पे लेके भाड़े पे चढ़ाया है क्या, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। मैं बोलती हूँ 7,000 मेरा इंटरेस्ट है, अगर आपका 7,000 इंटरेस्ट है तो आप 7,000 यहाँ से माइनस कर सकते हो। तो आपका अभी आप यहाँ पे देखो अरियर्स मेरा कुछ भी नहीं है। अरियर्स और अनरियलाइज रेंट मतलब मेरा पहले कभी किसी ने रेंट नहीं पे किया होगा, 1-2 साल पहले का कुछ अमाउंट बाकी है जो मुझे मेरे फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हो। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं है तो उसको जाने दो। तो अभी आप देखो कि मेरा नेट चार्जेबल अंडर सेक्शन ये जो है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 70,000। समझ में आ रहा है? मतलब मेरा जो इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी आया वो आया 4,93,600 एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया कितना 70,000। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखोगे ना 6-7 में यहाँ पे बोला इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी का टोटल आपको मिल गया। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको बताया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे देखोगे तो 0 है और यहाँ पे आप कुछ डाल नहीं सकते, यहाँ पे अमाउंट आपको टोटल आएगा। ओके, तो टोटल कहाँ से आएगा, टोटल यहाँ से आएगा। ये जो ग्रीन सेल दिख रहा है ये ग्रीन सेल आपको फिल करना पड़ेगा, तो इसका टोटल वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट तो नॉर्मली होता ही है, तो कौन सा इंटरेस्ट है आपको सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, या रिफंड आ रहा है तो इंटरेस्ट है, या फैमिली पेंशन है। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम लोग अभी लेते हैं कि सेविंग इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जैसे आपने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट लिया, आपको ध्यान आना चाहिए कि इसका डिडक्शन भी अवेलेबल है 80 TTA में। 10,000 तक मैं डिडक्शन ले सकती हूँ, हालांकि आपको इनकम कितना आया वो बताओ। मैं बोल रही हूँ मेरे को 12,000 इनकम आया है, मुझे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से 12,000 पूरे साल भर में इंटरेस्ट आया है। देखो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे 12,000 उसने ऑटोमेटिक लिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टोटल 12,000 उसने ऑटोमेटिक लिया। क्या दूसरा कुछ इनकम है क्या?
हाँ बताते कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का भी है अमाउंट 5,000, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट से आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आया, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? याद रखना कि पोस्ट ऑफिस से अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ पे नहीं बताओगे, यहाँ पे आपको नील बताना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमने बताया कि अदर्स उसमें मेरा 2 इनकम है, दैट इज 17,000 का टोटल लिया उसने, 12,000 मेरा सेविंग बैंक से आता है और 5,000 मेरा नॉर्मल से आता है। तो 12,000 पर 5,000 17,000, तो ये 12/17 में आपको क्या हो गया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टोटल, दैट इज 17,000 इज योर टोटल अमाउंट। जैसे आपने ये डाला आपको टोटल यहाँ पे दिखेगा, ग्रॉस टोटल इनकम ए 1 2 3 इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 3 चीजें हैं। 5,80,600 रुपीज योर टोटल अमाउंट। आपका ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या, सैलरी का टोटल है, हाउस प्रॉपर्टी का टोटल है, एंड अदर सोर्स का टोटल है, तीनों का टोटल आया 5,80,600 रुपीज। उसके बाद ये आपका तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अभी हम लोग को डिडक्शंस देने हैं, तो अगर आप नीचे आके देखोगे यहाँ पे तो पार्ट सी में आपको डिडक्शंस बताया हुआ है कि डिडक्शन एटीसी है, एटी है। मैंने आपको एटीसी का टोटल आपको मैक्सिमम बताया है कि एटीसी में आप मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। तो टोटल 1,50,000 यहाँ पे, ये सब एटीसीसी ने बाइफिकेशन किया हुआ है, आप एक ही में ले सकते हो, चलेगा। ईटीसी के अंदर क्या क्या आता है, अगर आप भूल भी गए तो आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा, डिफर्ड एन्युटी पेंशन वगैरह कुछ है क्या, कंट्रीब्यूशन आपने किया है क्या प्रोविडेंट फंड में, इक्विटी शेयर्स वगैरह कुछ खरीदा था क्या, उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन दिया है क्या। तो ऐसा सब का टोटल एटीसी का पूरा टोटल 1,50,000 तक ही आप ले सकते हो। मैं बोलती हूँ एटीसी में डिडक्शन लेते हैं 1,70,000। जैसे आप 1,70,000 लोगे यहाँ पे वो बाहर 1,50,000 ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम एटीसी का डिडक्शन जो है वो 1,50,000 ही है। आप ज्यादा डिडक्शन यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे ना तो देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखो डिडक्शन के बाद यहाँ पे एक और ग्रीन कलर का पॉपअप आया। क्या पॉपअप है? वो पूछ रहा है यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/7/2020 के बीच में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई तक आपने 31 जुलाई तक आपने कुछ डिपॉजिट किया है क्या। हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग ने कुछ डिपॉजिट नहीं किया। वैसे भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, 1920 का कर रहे हैं, इधर 21 और 20 की बात चल रही है, हम लोग इसके पहले साल का कर रहे हैं। यहाँ पे नो आएगा क्योंकि मैंने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है। अरे यार ये पीरियड ये लोग ने ये बताया यहाँ पे, ये तो कोरोना टाइम का पीरियड था, लोग डिपॉजिट नहीं करते ये टाइम पे, विड्रॉवल करते हैं अगर अकाउंट में रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे नो आएगा। उसके बाद अगर कुछ पेंशन में इन्वेस्ट किया होगा आपने तो उसका कुछ खर्चा, लेकिन आप यहाँ पे लेके मतलब नहीं कि टोटल 150 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक साथ बता दिया कि 170 है। आप चाहिए तो बाइफिकेशन भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब में भी दे सकते हो। ठीक है, बट ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद 80D किसके लिए है, 80D आपको बताया ये जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। अगर आपको कुछ हुआ है लाइक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को मतलब अगर आप ले रहे हो तो ये ऑटो पॉपुलेट कर लेगा यहाँ से, अगर आपको प्रूफ बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 80DD है, ये किसके लिए है, अगर आपने कोई हैंडीकैप मतलब हैंडीकैप पर्सन का कोई रिलेटिव है, आप उसका ध्यान रख रहे हो, उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी या सर्वियर डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट वाला इज ये जो है ये आपका जो परसेंटेज, मैंने आपको परसेंटेज बताया था कि अगर मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हो तो 0 to 40% तक आपको एक भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा, एक भी डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परसेंटेज डिसेबिलिटी का परसेंटेज अगर 40 to 80% तक है तो अभी आपका फर्स्ट वाला अमाउंट 40 to 80 रहेगा। तो अगर आपको बोल रहे हो नहीं वो परमानेंट डिसेबल है, मतलब परमानेंटली अबाउ 80% है, तो दिस वन सेकेंड वन, पर हम लोग यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट वाला।
मतलब जिस एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि एक पर्सन है रिलेटिव, उसको मैं मेंटेनेंस कर रही हूँ उसका, ठीक है। सो डिसेबिलिटी पर्सन विद डिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे आया। सो यहाँ पे आप डिसेबिलिटी का जी डाल सकते हो, फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अब अगर आप अमाउंट भूल भी जाते हो तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि डिसेबिलिटी के लिए 70,000 है, और ये जो है मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1,25,000 है, ठीक है। बट हम लोग फिलहाल ऐसा बताते नहीं कि कुछ भी है करके, हम लोग नॉर्मल रखते हैं तो, बट मैं आपको बता रही हूँ जस्ट कि वो किसके लिए है, ठीक है। उसके बाद ATE है। ATE हम लोग ने देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लिया है, मतलब अबाउट 12th पढ़ने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 8 साल तक का इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। ये सब हम लोग ने थियोरी में कवर अप किया है, ठीक है। फिर ATEE है, मतलब अगर आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप हाउस प्रॉपर्टी का, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, HRA, अगर आप अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, HRA कवर अप किया है ऊपर, हाउस प्रॉपर्टी में HRA को लिया हुआ है। अगर मैं HRA नहीं लेती, मतलब मेरा एम्प्लॉयर HRA नहीं दे रहा है, मतलब रेंट मैं खुद पे कर रही हूँ, जब मैं खुद पे कर रही हूँ तो वहां का डिडक्शन देखना पड़ेगा मुझे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि अगर आपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ATG है, अगर आपने ATG है या फिर ये है ना, क्या बोलते हैं, डोनेशन वगैरह पे किया है, तो डोनेशन आपने किसको पे किया है वो भी डिपेंड करता है। अगर आपने डोनेशन जो दिया है, रिसर्च के लिए दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, या नॉर्मल डोनेशन दिया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया है, पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो अलग से है, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए क्या होगा, ये सब पूरा डिटेल फिल करने के लिए आपको बस पूरा डिटेल होना चाहिए, आपने एक्चुअली पेमेंट किया है या नहीं, इसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म 16 में दिख रहा है, या फिर ये तो एम्प्लॉयर देगा तो ही दिखेगा, ये ATG वाला आपको वहां पे नहीं दिखेगा, ये आपको पता होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए आपके पास, और 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट नहीं करने का, समझ में आया। फिर उसके बाद ये डिडक्शन हम लोग को लेना है, ATTTA का डिडक्शन हम लोग को लेना है। मैंने ऊपर कितना लिया था इनकम, 12,000 लिया था। देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला है, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTA का शैल बी अलाउड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपने ATTTA का डिडक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो पहले आप इसका टैक्सेबल बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसका टैक्सेबिलिटी बताओगे तो ही आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12,000, जितना अमाउंट है उतना अमाउंट पूरा डाल देने का, यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिला है आप यहाँ पे पूरा ले सकते हो, बट उसको पता है मैक्सिमम 10,000 ही हम लोग एग्जाम्पशन देंगे। सो ATTTA का मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपीज है जो आप डिडक्शन यहाँ से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ATTB जो है सीनियर सिटीजन के लिए, हम लोग ने भी ऐसा कुछ बताना नहीं है यहाँ पे कि सीनियर सिटीजन है ऐसा कुछ। ATU है अगर आप खुद डिसेबिलिटी हो तो, बट ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं बता रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हो कि टोटल डिडक्शन जो मैंने क्लेम किया है दैट इज 1,60,000 मैंने डिडक्शन क्लेम किया है। तो अभी मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम यहाँ पे आप देख सकते हो 4,20,600 रुपीज मेरा टोटल इनकम हो गया है। टोटल इनकम 4,20,000 रुपीज 600 रुपीज मेरा यहाँ पे डिडक्शन के बाद मेरे को इनकम मिला है। दैट इज ये जो अमाउंट है दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम। अभी इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, तो अभी आपको स्लैब रेट के हिसाब से इसको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हमारा अभी करंट डेट जो चल रहा है दैट इज 26 अक्टूबर चल रहा है, राइट। मतलब 31 जुलाई जा चुकी है। अगर आप देखोगे तो 31 जुलाई हम लोग का जा चुका है और 26 अक्टूबर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, पर अभी फिलहाल हम लोग वो भी देखते हैं। तो अभी मेरे को है ना 4,20,600 पे मुझे टैक्स पे करना है। अगर आपका कुछ एग्जाम्पशन इनकम है, एग्जाम्प्ट इनकम है, तो आप यहाँ पे डाल के बता सकते हो कि मेरा कुछ एग्जाम्प्ट भी है, बट मेरा ऐसा कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम ही नहीं था, मुझे नॉर्मल ऐसा कुछ भी इनकम मिला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो सब 0 0 आ रहा है और यहाँ पे एक भी ग्रीन सेल नहीं है जो आप फिल कर सकते हो, सिर्फ एक ही ग्रीन सेल है दैट इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यहाँ पे आप क्लेम तभी कर सकते हो जब आपको रिलीफ मिलेगा, लाइक
अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर जाता है दैट इज मार्जिनल रिलीफ है वो। अगर आपका इनकम या टोटल जो भी अमाउंट है 1 करोड़ के ऊपर जाएगा ना, तो हम लोग आपको थोड़ा सा रिलीफ वाला अमाउंट देंगे हम, ठीक है, वो अलग पार्ट हो गया, वो नॉर्मली होता नहीं है। अभी आप देखो यहाँ पे टैक्स पेबल इनकम कितना है, 0 है, रिबेट 0 है, ये सब 0 0 है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इनकम मेरा कैलकुलेट किया नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कैलकुलेट करना है या नहीं? वो क्या करने का, जैसे हम लोग ने नाम वगैरह डाला था ना, जहाँ पे हम लोग ने नेम एंड ऑल वो सब डाला था, ये सब, तो उसके राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स में आपको यहाँ पे थर्ड वाला, एक तो वैलिडेट करने को बोल रहा है, एक तो नेक्स्ट पेज पे जाने को बोल रहा है। वैलिडेट मतलब ये कंफर्म है या नहीं, आपको वैलिडेट करके वो लोग बताएंगे। नेक्स्ट मतलब आपको वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हो नीचे इनकम डिटेल के पेज में है हम लोग। नेक्स्ट पेज अगर टीडीएस के पेज में जाना होगा, टीसीएस के पेज में जाना होगा, टैक्स पेड वेरिफिकेशन में जाना होगा, तो कोई भी पेज में जाना होगा तो नेक्स्ट आएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट इज कैलकुलेट टैक्स। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम वो कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा, वो कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आपको कुछ पॉपअप आया, अगर कुछ एरर होगा तो आपको पॉपअप आएगा, अगर कुछ एरर नहीं है तो पॉपअप नहीं आएगा। अभी क्या बोल रहा है, आपको पूरा डिटेल बताएगा वो। Please select an option from the drop down whether you have any family members excluding parents is a senior citizen in sheet D 80D। 80D का जो शीट है वहां पे आपको बताना है क्या आपके फैमिली में से कोई सीनियर सिटीजन है क्या। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन होगा तो आप उसको यस बता दीजिए, कोई नहीं है तो नो बता दीजिए। भी यहाँ पे कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो बता दिया, तो आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नहीं है, फिर भी अगर आपने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, कुछ प्रिवेंटिव चेकअप वगैरह कराया है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे मैंने बता दिया नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रीवियस पेज पे जाते हैं। जैसे प्रीवियस पेज मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इनकम टैक्स डिटेल पे जाते हैं, कैलकुलेट टैक्स फिर से करते हैं। फिर से एरर बताया उसने क्योंकि उसने लिया ही नहीं अभी तक जो हम लोग को फिल करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आप कैलकुलेट टैक्स नहीं करोगे आपको यहाँ पे इनकम आएगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पे टैक्स जो अमाउंट है वो 0 0 ही रहेगा, ये वाला जो पूरा अमाउंट है वो 0 0 ही रहने वाला है। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पढ़ना पड़ेगा, पूरा फिल करना पड़ेगा। जब तक आपका पूरा फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप कैलकुलेट टैक्स नहीं कर सकते हो। कैलकुलेट टैक्स आप कब करोगे, जब भी आपने आपका इनकम पूरा डिटेल डाल दिया होगा, नेक्स्ट पेज पूरा फिल किया होगा, आने वाला पूरा पेज फिल किया होगा, उसके बाद आप टैक्स पेड कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, दैट इज टीडीएस। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो, ऊपर जो सेस था उधर से भी आप जा सकते हो। जैसे ही मैं टीडीएस डिटेल पे गई, यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, प्लीज वेरीफाई द 10 डिटेल एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म 16 एंड 26 AS। फॉर्म 16 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फॉर्म 16 जो आपका टीडीएस सर्टिफिकेट है, अगर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म 16 आएगा। 26 AS हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, दैट इज लास्ट टॉपिक जो हम लोग का है टीडीएस का टॉपिक, हम लोग वहां पे कवर अप करेंगे 26 AS क्या होता है। हम लोग को वेरीफाई करने को बोल रहा है, ओके वेरीफाई करेंगे हम लोग। फर्स्ट डिटेल बोल रहा है 18 का टीडीएस का, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी एज पर फॉर्म 16, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म 16 का जो डेटा आपके पास होगा उसमें अगर आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी से टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो कंपनी का 10 नंबर डालना होता है, कंपनी का 10 नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग 10 नंबर कंपनी का डाल देंगे। जैसे ही पेन नंबर होता है वैसे ही एक 10 नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल 10 नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। नंबर जब मैं आपको बताया था डालने के टाइम पे, तभी मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो 5 कैरेक्टर होगा दैट इज योर अल्फा। स्टार्टिंग का यहाँ पे रेशो क्या है, पेन नंबर के लिए रेशो है 5:4:1, दैट इज 5 अल्फा, 4 न्यूमेरिक एंड अगेन 1 अल्फा।
लेकिन 10 नंबर के लिए है 4-5-1, 4:5:1, दैट इज 4 मेरा अल्फा रहेगा, 5 न्यूमेरिक रहेगा और 1 वापस से अल्फा रहेगा। तो यहाँ पे उसने लिया, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ डिडक्टर बता दो, आपकी कंपनी का नाम, आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। अज्यूम करो पीक्यूआर लिमिटेड में आप काम कर रहे हो। आपका इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी कितना है, मतलब आपने इनकम अर्न कितना किया है सैलरी में से, आपका जो सैलरी होगा वो बता दो, दैट इज योर 6 लाख। आपने 6 लाख आपका इनकम अर्न किया है, उसके ऊपर टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है आपका, ये सब आपको क्या होगा फॉर्म 16 को हम लोग को देख के ही फिल करना होगा। अभी फिलहाल मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि टैक्स कैसे कैलकुलेट, यहाँ पे हम लोग को टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है वो आपको बताना है। मैं बोल रही हूँ मेरा टैक्स का जो टीडीएस है वो 20,245 मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है। 20,245 मेरा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, मतलब 6,000 मेरा इनकम है, उसमें से 20,245 रुपया मेरा टीडीएस के नाम पे ये लोग ने सैलरी से पहले डिडक्ट कर लिया है, ठीक है। सो ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।